नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हम आपको बता दें, यह हमारा प्रोग्राम ख़ासकर पॉल्यूशन के सिलसिले से है। जिस तरीके से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसमें यही सीख दी जाती है कि हम किस तरीके से पॉल्यूशन से बचें, और हम अगर पॉल्यूशन से बचेंगे तभी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चाहे वो इंडोर पॉल्यूशन की बात हो या फिर आउटडोर पॉल्यूशन की बात हो, समस्याएं दोनों सेम है, क्योंकि पॉल्यूशन होता है, चाहे वो बाहर का हो चाहे घर के अंदर का। तो नाज़रीन, आज आपकी फिर से मुलाकात हम कराने जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ। आप डायरेक्टर हैं मेडिकल एजुकेशन के एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन, एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में। साथ ही साथ आप एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, एक्स डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन सैफई, एक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन KGMU। तो आइए इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का और जानते हैं पॉल्यूशन के बारे में। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप मुसलसल हमारे साथ एक के बाद एक एपिसोड में हाजिर हो रहे हैं और हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए 5 जून हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और उसमें घर के अंदर जो पॉल्यूशन है, चाहे वो फ्यूल पॉल्यूशन हो और लकड़ी का पॉल्यूशन हो, धुएं का पॉल्यूशन हो या फिर आउटडोर का पॉल्यूशन हो, हर तरीके से इंसान त्रस्त है, परेशान है। और इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये पॉल्यूशन कि आज अगर आंकड़े निकाले जाएं तो मेरे ख़्याल से 75 से 80% लगभग इंडिया में लोग इससे परेशान हो रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे यही सवाल है, ख़ासकर हमारे नाज़रीन को बताएं इंडोर पॉल्यूशन के लिहाज से, कि बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन है जिसे हम हाउस होल्ड पॉल्यूशन कहते हैं, असल में है क्या चीज़? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा आम तरीके से जो आउटडोर पोल्यूशन है उसकी बात करते हैं जी। इंडोर पोल्यूशन की बात करने वाले लोग बहुत कम हैं जी। और जबकि मेरा अपना मानना है कि इंडोर पोल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी आउटडोर से कम नहीं है। अच्छा। अब सवाल जैसे आपने कहा इंडोर पोल्यूशन का मतलब क्या, मतलब घर के अंदर जो, इसे दूसरा नाम हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन भी कहते हैं। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन। अच्छा। तो इसके मतलब घर के अंदर जो भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जैसे भी क्रिएट हो रहा है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो घर के अंदर क्रिएट करने का तरीका है पोल्यूशन जो होता है वो बायोमास फ्यूल से होता है। बायोमास फ्यूल हम उसे कहते हैं कि जो हम खाना पकाते हैं लकड़ी, कंडा या क्रॉप रेजिड्यू से, या इसमें अंदर कोल भी आता है, कोयला भी आता है, और कभी कभी आप देखते हैं केरोसिन ऑयल का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब एक कंबाइंड, जब इनसे जो भी धुआं निकलता है और जो मतलब पदार्थ या केमिकल्स निकलते हैं, वो सब शरीर के लिए अल्टीमेटली बहुत ही नुकसानदायक हैं। इसीलिए आज हम जो बात करेंगे वो इंडोर एयर पोल्यूशन या हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन, वो कैसे लोगों को प्रभावित कर रहा है। आम तरीके से आपने देखा कि जब आप घर के अंदर होते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि आप बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सिक्योरिटी है, शेल्टर है आपको, और आप सोचते हैं हम बहुत, लेकिन अभी आप जब देखेंगे आगे कि घर के अंदर किस तरह के पोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं और कितनी बीमारियां, कितने डेथ वो कॉज कर रहे हैं, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। डॉक्टर साहब, आपने बात जो इंडोर के पॉल्यूशन की है, इस वक्त जिस तरीके से देखा जाए हाउस होल्ड पॉल्यूशन, चाहे वो हम भारत की बात करें चाहे पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो हम खास कर ये चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि इंडिया में कितने लोग इससे पॉल्यूटेड हैं। देखिए, जब हम इंडिया के से पहले हम थोड़ा ग्लोबल लेवल पर बात कर लें, अबाउट हम 3 बिलियन, यानी आधी संसार की जो आधी पॉपुलेशन है वो बायोमास फ्यूल से एक्सपोज्ड है। अच्छा। मतलब खाना जो पकाते हैं लोग, तो बायोमास फ्यूल है वो 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, या तो खाना पकाने के लिए, या जो है वो हीटिंग के लिए यूज़ की जाती है। आपने गांव में देखा होगा, कुछ जला दिया और उसके सामने बैठ के लोग उसका
ठंडक दूर कर रहे हैं। जी। या तीसरा जो बायोमास फ्यूल का यूज़ है वो लाइट के लिए भी करते हैं। आपने गांव में अभी भी, अब बहुत कम हो गया, लेकिन गांव में आप जाइए तो लालटेन, तेल की जो ढिबरी और तरह तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग लाइट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बायोमास फ्यूल जो है मेनली जो यूज़ की जाती है वो या तो खाना बनाने के लिए ईंधन के तौर पे या लाइट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये चीज़ें बहुत नुकसानदायक हैं। अच्छा। और मतलब जो मैंने कहा कि बायोमास फ्यूल क्या चीज़ है, ये जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाने में जो चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कंडे का इस्तेमाल करते हैं, गांव में आपने देखा होगा, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, फिर केरोसिन ऑयल का भी कभी कभी इस्तेमाल। तो इससे जो धुआं निकलता है वो उसको हम कहते हैं एक तरह से बायोमास फ्यूल है, और ये बैड फ्यूल है और ये बहुत परेशान करता है। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि संसार में कितने लोग इसे, लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मतलब 3 बिलियन लोग जो है बायोमास फ्यूल का यूज़ करते हैं। और इंडिया के अंदर तो और ज़्यादा है। खासकर जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्हीं मुल्कों में ये बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल होता है। जैसे हमारा इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो इन्हीं मुल्क में, इन्हीं के चारों तरफ जो मुल्क हैं। और भारत में लगभग 90% लोग बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें कि जो रूरल एरियाज़ हैं लगभग 70% करते हैं, और रूरल एरियाज़ में जो है वो 90%। और शहरों में भी ऐसा नहीं कि शहर में सब लोग गैस का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, शहरों में भी लगभग 20 से 25% लोग बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। बेशक डॉक्टर साहब, कुल मिला के ये है कि जहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज़ ज़्यादा है, चाहे वो गांव की बात हो, शहर की बात हो, वहाँ पर परेशानियाँ भी हैं। डॉक्टर साहब, कंडे का धुआं हो, लकड़ी का धुआं हो, क्या धुएं में भी कुछ अलग अलग वो होते हैं? देखिए, थोड़ा बहुत मात्रा में जो पदार्थ निकलते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सब बहुत ही नुकसानदायक, सभी नुकसानदेह। और हम आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 20 लाख लोग हर साल इस हाउस होल्ड पोल्यूशन से जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। 20 लाख हर साल। हाँ, और अपने भारतवर्ष में खुद ले लें तो लगभग 7 लाख लोग हर साल इस तरह के पोल्यूशन से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा रेशियो। जी डॉक्टर साहब, इससे जो धुआं निकलता है तो इससे किस तरह की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है? देखिए, जो धुआं से निकलता है उसके पहले, बीमारी के पहले एक मैं और आपको बात बताऊं कि कौन लोग सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप बात अभी तक समझ में आ गई होगी कि खाना पकाने में या घर में रहने में तो सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ अफेक्ट होती हैं, क्योंकि खाना तो वही पकाती हैं हमारे देश में। फिर उसके बाद जो बच्चे छोटे हैं, जो लेडीज़ के संग ही रहते हैं आम तरीके से, वो बच्चे भी सब बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्टेड होते हैं। और तीसरी पॉपुलेशन जो अफेक्ट होती है, देखिए जो एडल्ट है, जो नौकरी करता हो तो घर से बाहर से चला जाता है, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे घरों में, जो अक्सर घर से बाहर बहुत कम जाते हैं, तो वो भी जो भी धुआं घर में निकलेगा, तो 3 तरह के लोग सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। या तो लेडीज जो स्वयं खुद खाना पकाती हैं, बच्चे जो उनके साथ रहते हैं, छोटे बच्चे खासकर, और जो बुज़ुर्ग लोग जो हमेशा घर ही में रहते हैं, तो ये 3 लोग सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अच्छा, अब सवाल इस बात का आपने सवाल किया कि क्या क्या बीमारियाँ इससे संभव, ये लोगों को ज्ञान बहुत कम है जी। ये बीमारी, ये समझिए स्मोकिंग की तरह से ही है। हमने पिछली बार आपसे स्मोकिंग की बात करी थी, तो इसमें जो पदार्थ भी निकलते हैं वो स्मोकिंग जैसे ही निकलते हैं। अच्छा, जैसे इसके अंदर वो कैंसर वाले जो पदार्थ हैं वो भी निकलते हैं। अच्छा, पार्टिकल्स जो जैसे आउटडोर पोल्यूशन में हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, जिसमें PM मतलब साइज़ जो है 10 माइक्रोन और 2.5 साइज़ की बात करते हैं। जो छोटे वाले जो माइक्रोन 2.5 साइज़ से कम होते हैं वो सीधे फेफड़े में जाते हैं, इसलिए फेफड़ों पर इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो बीमारियां जो कर सकती हैं वो, जैसे बच्चों में निमोनिया होती है, बच्चों में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। दूसरी बीमारी जिसमें लिंक्ड आजकल प्रूफ हो चुका है
वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे हम आम भाषा में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जो स्मोकिंग की वजह से भी होती है। और अगर कोई आदमी स्मोकिंग भी करता है और इससे भी एक्सपोज है तो उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जैसे हम जब लेडीज़ में जब हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं तो आल्दो हमारे 10% हमारी लेडीज़ भी तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं, धूमपान का भी इस्तेमाल करती हैं इस वक्त देश में, लेकिन सबसे ज़्यादा लेडीज़ में अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का जो रिस्क फैक्टर है वो यही बायोमास फ्यूल है, जो खाना पकाने में जो हम लकड़ी, कंडा और इस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूमोनिया हो गया बच्चों में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गई, लंग कैंसर से इसका एसोसिएशन आ रहा। फिर मैंने जैसे बताया कि लंग कैंसर भी मोस्टली स्मोकिंग से होता है, लेकिन जो लेडीज़ स्मोक नहीं करती हैं और जिनमें ये लंग कैंसर होता है, हम लोगों की स्वयं की स्टडी है, उसमें हम लोगों ने पाया कि काफ़ी लोग ये बायोमास फ्यूल से एक्सपोज्ड हैं और उनमें लंग कैंसर भी। टीबी से भी इसका लोग रिश्ता जोड़ने लगे हैं। हम ही लोगों ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से हम लोगों ने एसोसिएशन करके हमारे इंडिया में, नेपाल में 2-3 सेंटर थे पूरे वो, उसमें हम लोगों ने स्टडी करके पाया कि टीबी जो लोग खाना इस पर पकाते हैं उनको टीबी होने के 2 से 2.5 गुना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। और जिनको टीबी मान लिया हो गई और उनकी दवाई भी, उनको दवाई का फ़ायदा भी कम होता है और उनमें टीबी दोबारा होने की गुंजाइश भी ज़्यादा रहती है जो लोग बायोमास फ्यूल से एक्सपोज हैं। तो टीबी एक भी बीमारी है जो लिंक है। वैसे इसका लिंक बहुत डाउटफुल है, लेकिन अस्थमा से भी करते हैं कि अगर अस्थमा है, अस्थमा को मतलब तो अस्थमा का एक्सेसरवेशन, जो लोग धुएं से इस तरह से एक्सपोज होते हैं तो अस्थमा भी बढ़। एक स्टडी नेपाल में हुई जिसमें ये देखा गया कि बायोमास फ्यूल के यूज़ से लोगों को कैटरेक्ट ज़्यादा होता, आँख में जो मोतियाबिंद जिसे आप कहते हैं, तो मोतियाबिंद से भी एसोसिएशन इसका निकल के आया, धुएं से निकल के आया। तो इस तरह से बहुत सी बीमारियां हैं जो इसकी वजह से होती हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक देखा जाए नई कोई ना कोई एक नीति होती है और कुछ ऐसा वो क्रिएट करते हैं माहौल, या नुक्कड़ नाटक के ज़रिए या फिर टीवी चैनल्स के ज़रिए, एड्स के ज़रिए, तो इनकी अपनी भी कोई एक ऐसी कोई अलग रणनीति है कि जिसके ज़रिए पॉल्यूशन को कम करें? सरकार ने कुछ ऐसे कड़े, देखिए मैं यहाँ पर मोदी जी की तारीफ़ करना चाहूँगा कि पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने एक, आपने सुना होगा अभी, उज्ज्वला के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। उज्ज्वला में ये है कि भारत सरकार का ये इच्छा है कि 5 करोड़ घरों को ये जो है जो गैस है, जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गैस से ये सब परेशानी नहीं होती है, तो गैस देने का जो निर्णय लिया है उससे, और अल्टीमेटली क्या है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हर इंसान, चाहे वो गांव में रहता हो चाहे शहर में रहता है, अच्छा फ्यूल यूज़ करे। गैस जो एलपीजी गैस है वो अच्छा फ्यूल माना जाता है, उसके अंदर इस तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये होप किया, ऐसा किया जा सकता है कि देश में इस तरह सबको गैस का डिस्ट्रीब्यूशन हो और लोग गैस पर खाना पकाएं, तो उससे ये बीमारियां कम की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, इससे बचने का क्या तरीका, क्या उपाय है? अब देखिए, बचने का तरीका तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आपने गांव में अगर देखा होगा तो छोटे छोटे घर होते हैं, कभी कभी तो एक ही कमरे का घर होता है, उसी में खाना भी पकता है, उसी में लोग रहते भी हैं। तो बचने के तरीके हम लोग जो बताते हैं, सबसे बढ़िया बचने का तरीका क्या है, अगर देखा जाए फ्यूल यूज़ में, जैसे मैंने अभी बताया कि एलपीजी या उससे भी अच्छा बिजली, अगर बिजली, लेकिन बिजली कहाँ, गांव-गांव में तो पहुंच नहीं पा रही। तो बिजली अगर गांव-गांव में पहुंच जाए, तो अगर सब लोग खाना, एनर्जी या हीटिंग बिजली से होने, लाइटिंग तो बिजली से होती है, लेकिन हर गांव में है कहाँ, तो अगर इससे होने लगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही। सरकार हमारी या पूरा वर्ल्ड हमारा इस बात से चिंतित है कि बिजली का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कम से कम खाना बनाने के लिए, हीटिंग के लिए और लाइटिंग के लिए हर व्यक्ति को बिजली उपलब्ध हो, लेकिन अब ऐसा अभी संभव तो नहीं है। दूसरा है भाई एलपीजी गैस के बारे में हमने बात की रोकथाम के लिए कि एलपीजी अगर सबको दे दिया जाए
तो इससे रोकथाम किया जा सकता है। तीसरा, मान लिया ये दोनों चीज़ें अभी समय लगेगा, जो भी है समय लगेगा, एक दिन के अंदर, महीने भर के अंदर, साल भर के अंदर पूरे देश को नहीं किया जा सकता। तो हम लोग फिर एडवाइस करते हैं कि जैसे आपने देखा घर है, घर में जैसे चूल्हा जहाँ आप बना हुआ है वो ऐसी जगह पे बना होना चाहिए जो वेंटिलेटेड हो, मतलब कहीं मान लिया खिड़की है बगल में, तो जो धुआं निकलेगा वो खिड़की से बाहर हो जाएगा। पहला बात तो ये हो सकता है। मान लिया अगर आपके घर में 2-3 कमरे अक्सर आजकल होते हैं, तो खाने वाला कमरा टोटल अलग और उससे एक बाहर धुआं निकलने का सिस्टम उसमें होना चाहिए। आजकल सरकार ने कुछ चूल्हे भी ऐसे बनाना शुरू कर दिए हैं कि जिसके अंदर चिमनी लगा होता है, हाँ, और वो धुआं जो है वो उसी से बाहर निकल जाता है, तो अंदर के लोगों को एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है। तो इन्हीं सब छोटे छोटे प्रिकॉशन से इन बीमारियों से बचा जा सकता है, पोल्यूशन से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप हमको थोड़ा सा डिटेल में बता दें हमारे खासकर व्यूअर्स को कि एक्चुअली में बायोमास है क्या चीज़। देखिए, बायोमास फ्यूल वर्ड है ना, फ्यूल, बायोमास फ्यूल, हाँ, फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन मैंने कहा हम 3 तरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए, देखा होगा लोग बिजली के स्टोव पर खाना बनाते हैं, हीटर्स पर खाना बनाते हैं, बेस्ट है, उसमें कोई परेशानी नहीं। दूसरा आपने देखा एलपीजी पे खाना बनाते हैं, वो भी बायोमास फ्यूल नहीं, उसके अंदर मतलब कोई परेशानी नहीं है, या है तो बहुत कम है। तीसरा ये बायोमास फ्यूल जो मैंने कहा, जो लोग खाना चूल्हे में तो हर इंसान खाना बनाता है। हम लोग अपने रेजिडेंट्स अक्सर पूछते हैं भाई किस पे खाना, तो कहते हैं चूल्हे में बनाता है। हमने कहा चूल्हे में तो गैस वाला भी चूल्हा है भाई, तो चूल्हे में क्या ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। अब ईंधन मैंने बताया, सबसे कॉमन ईंधन क्या है, लकड़ी, इजीली अवेलेबल है, गांव में लोग गए जंगल से ले आए लकड़ी कटी। दूसरा, कंडे आपने देखे होंगे, गांव लोग रख लेते हैं और जाड़े में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, आपने देखा कि जो खेती में जो क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं, क्रॉप जैसे मतलब गेहूँ हुआ तो गेहूँ तो ऊपर से काट लिया गया, तो नीचे का जो बचा, जो भूसा बचा, घास बचा, वो सब इकट्ठा करके सुखा देते हैं और उसको भी इस तरह के ईंधन की तरह जो है इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बताया बायोमास में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो धुआं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, कुछ ज़माने पहले इसको बड़ा अच्छा कहा जाता था, बायोमास की बड़ी तारीफ होती थी बायोमास फ्यूल के लिए। जो जैसे लकड़ी जब जलती थी उसके धुएं से लोगों का ये मानना था कि उससे कीटनाशक पदार्थ जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, बैक्टीरिया बाहर चला जाता है। तो अब ये कैसे खतरनाक? नहीं, देखिए, पहले एक्चुअली चूँकि ये देखिए ये समस्या हमारे 3rd वर्ल्ड कंट्री की है जी। जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ समस्या है बहुत कम है जी। तो जो समस्या 3rd वर्ल्ड कंट्री की थी तो वहाँ पर रिसर्चेज बिल्कुल ना के बराबर थी, बिल्कुल, तो हम कुछ भी नहीं जानते थे और यही एक भ्रांति थी कि अच्छा होगा ये जी। लेकिन जब रिसर्चेज हुई तो पाया गया ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इसमें वैसी बुरी चीज़ है जैसे कि स्मोकिंग करना, बिल्कुल, जैसे कि सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, उसी तरह का जैसे कि आउटडोर पोल्यूशन नुकसानदायक है। जैसे आपने कहा आउटडोर पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स जो है व्हीकल्स हैं, डीजल की व्हीकल जिसके अंदर से वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कैंसर काज करने वाले हैं, ब्रांकाइटिस काज करने वाले, ये वही सब पदार्थ ये पहले ये हमको पता नहीं था एक्चुअली। ये इधर पिछले 30-40 सालों में जब रिसर्चेज इसमें हुए हैं उससे पता लगा ये तो बहुत ही डेंजरस है। कि एक स्टडी कराती है हर साल जो लैंसेट में पब्लिश होती है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, कि कौन कौन चीज़ें हैं जिससे कि हमारी डिजीज़ और डेथ बढ़ रही है पूरे संसार में। तो उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ये 3रे नंबर पर रैंक किया गया है। स्मोकिंग 2रे नंबर पर है और 3रे नंबर पर बायोमास, जिस बारे में अभी आपने कहा कि ज़्यादा हमको ज्ञान नहीं था, टॉपिक हमारा चल रहा है 3रे नंबर, ये 3रे नंबर पर है। ये जब हम पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और जब हम खाली वीमेंस की बात, लेडीज़ की बात करते हैं तो ये 2रे नंबर पर है जो कि डेथ और डिजीज़ काज कर रहा। और जब हम, ये तो हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, जब हम साउथ ईस्ट एशिया जहाँ हम लोग रहते हैं, जिन देशों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वहाँ पर नंबर 1 किलर है ये।
और नंबर 1 पे आता है कि इससे डिजीज़ होती हैं, इससे लोग किल होते हैं, क्योंकि इसके बारे में जैसा आपने कहा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो आपके माध्यम से हमारे ख्याल से जब जनता इसको देखेगी, जनता इसको सुनेगी, अवेयर होगी और कोशिश करेगी कि इन सब चीज़ों से बचा जाए। डॉक्टर साहब, केरोसिन जो ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल के सिलसिले से भी हम आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा सा, क्या ये भी खतरनाक होता है? जी, आजकल जो हमने कहा ना, जो बायोमास फ्यूल के अंदर तो वही लकड़ी, कंडा, क्रॉप रेजिड्यू आते थे, लेकिन इसको बढ़ा करके इसमें केरोसिन जी और ऐड कर दिया गया, और कोयला जी कोयला और केरोसिन में भी जब हम इस पे खाना पकाते हैं और जो इससे धुआं निकलता है वो भी इसी तरह का खतरनाक है जैसा कि बायोमास फ्यूल है। और सबको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसको जो है हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन कहते हैं। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन का एक अंग और होता है, जैसे आपने देखा है कि मतलब लोग सिगरेट पीते हैं घरों में, बीड़ी पीते हैं घरों में, पैसिव स्मोकिंग जैसे मैंने पिछली बार बात बताई थी। तो जो धुआं है स्मोकिंग का वो तो घर में ही रहेगा ना, तो वो भी एक हिस्सा है, वो भी एक पार्ट है कि घर के इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। बिल्कुल सही कहा। पिछली बार मैंने बताया था आपको लगभग 6 लाख लोग हर साल पैसिव स्मोकिंग से भी मर रहे हैं। तो उसमें वो भी हाउस होल्ड जो का एटमॉस्फेयर है स्मोकिंग भी ख़राब करता है। एक बात और बताना चाहूँगा, हाउस होल्ड पोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा बायोमास फ्यूल, कोयला, केरोसिन, फिर पैसिव स्मोकिंग का धुआं, और एक चीज़ और आपने देखा हो, घरों में लोग कारपेट का इस्तेमाल करते हैं आजकल, खासकर मॉडर्न हाउसेज में जी जी, या रजाई गद्दे का इस्तेमाल करते हैं। तो रजाई गद्दे और कारपेट में एक तरह का जियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जिसे हम माइट्स कहते हैं, माइट्स। अच्छा। और माइट जो है एलर्जी का सबसे बड़ा कारण है। ओहो। तो अब कभी कभी एलर्जी पे हम अलग बात करेंगे आपसे, लेकिन ये हाउस होल्ड पोल्यूशन के अंदर ये भी आते हैं कि माइट्स जो घर के अंदर ही हुए हो, कारपेट के नीचे आपको दिखेगा नहीं, आँख से नहीं दिखते हैं, ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए पता नहीं लगता है। लेकिन माइट्स हम चूँकि एलर्जी के मरीजों को बहुत देखते हैं हम लोग, तो माइट्स एक बहुत कॉमन एलर्जन है इंडिया के अंदर। तो इस तरह से सब चीज़ें मिला के घर का, जैसे हमने शुरू की था कि घर में जब हम रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में हैं और बड़ा सेफ जगह हैं। तो अगर ये सब चीज़ें घर में हो रही हैं तो आपको पता लग गया होगा हम किसी तरह से सेफ नहीं हैं। तो और हमें इसमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा घर, जो हमारा एक धारणा थी, वो बनी रहे और सेफ जगह बनी रहे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए हमारे भारत देश में गांव की बनिस्बत, शहर की बनिस्बत गांव में ज़्यादा लकड़ी का यूज़ होता है। शहर में तो फिर भी यह है कि लकड़ी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ मील्स वगैरह में भी लकड़ी का यूज़ चलता है, जहाँ पर चिमनियाँ बड़ी बड़ी लगी होती हैं जो आसमान की जानिब होती हैं, उससे धुआं निकलता है। तो वो धुआं क्या वापस ज़मीन पे आने की उसकी भी आशंका रहती है, जिससे लोगों में पॉल्यूशन बने। देखिए, आउटडोर एयर पोल्यूशन, आउटडोर एयर पोल्यूशन का सोर्स जो है सबसे ज़्यादा जो है तो व्हीकल्स हैं। आपके सामने धुआं निकलता है, बस है, कार हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, सब में। दूसरा इंडस्ट्रीज़, जितने भी इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े लगे हैं जो धुआं निकलते हैं, तो वो भी एक पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। और आजकल तो लोग दोनों को कंबाइन देखते हैं। आउटडोर पोल्यूशन जो है वो घर में भी जाएगा, ऐसा तो है नहीं घर बिल्कुल बंद है, और जो घर का पोल्यूशन है वो बाहर आएगा। बिल्कुल सही। तो आजकल दोनों मिला के कभी कभी लोग बात करने लगे हैं कि दोनों मिलके बड़ा खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, और वही चीज़ें हैं जो लोगों को नुकसान करती हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, आपने हमको बताया कि पॉल्यूशन क्या चीज़ है, पॉल्यूशन से कैसे बचना चाहिए, कैसे हम सचेत रहें और कैसे हम सेहतमंद समाज बना सकते हैं। तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, अब आप एक छोटा सा मैसेज के ज़रिए हमारे ख़ासकर व्यूवर्स को बता दें, एक छोटे से मैसेज से, कि हमें किस तरीके से पॉल्यूशन से बचना है। देखिए, पोल्यूशन से बचने के लिए तो पहले तो इंडोर एयर पोल्यूशन, चूँकि हम लोगों ने आज बात करी है, तो कोशिश ये करें भाई, अगर एलपीजी का गैस यूज़ करें, बिजली का इस्तेमाल करें, अगर ये पॉसिबल है तो उससे लीस्ट पोल्यूशन होता है।
अगर आप लकड़ी, कंडा और इन सबों का भी सेवन कर रहे हैं तो जो बातें मैंने बताई कि घर से बाहर हो जाए, खाना बनाने का कमरा खिड़की के पास हो जाए, चिमनी ऐसा हो, हवादार कमरा हो, बाहर निकलने का साधन हो, धुआं को जितना अंदर जाएगा उतना नुकसान करेगा, तो इससे कम से कम उसके इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फ़िलहाल नाजरीन, हमें और डॉक्टर साहब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम फिर हाज़िर होते हैं एक नए मौजू के साथ, और यकीनन हम उस मौजू में भी आपको बताएंगे एक नई डिज़ीज़, एक नई बीमारी के सिलसिले से कि बीमारी कैसे, कब, क्यों हो जाती है और हमें कैसे उस बीमारी से निजात पाना है। फ़िलहाल हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए कि हम इसी तरीके से आपके सामने एक के बाद एक एपिसोड के साथ हाज़िर होते रहें। फ़िलहाल खुदा हाफिज़।